आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1.2 जो हमें बताएगा कि नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। आप जानते हैं कि हम नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो यूनिट 1 है वो हमने कुछ सेक्शंस में बांटी है जिसको हम 1.9 तक ले गए हैं। हम 1.1 इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसको आप देख चुके हैं और आज हम 1.2 की बात करने जा रहे हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन यानी मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। आखिर इसका एसेंस क्या है, किसको हम कह रहे हैं कि ये नीति शास्त्र है और कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो आइए देखें कि सार तत्व क्या है। पुनः मैं दोहरा दूं कि हम हमेशा प्रामाणिक स्रोतों की ही बात कर रहे हैं और दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश सार तत्व को कैसे परिभाषित कर रहा है। सार तत्व को यह परिभाषित कर रहा है ऐसे अनिवार्य गुण या प्रकृति के रूप में जो मूल प्रकृति हो, अनिवार्य गुण या मूल प्रकृति। मिर्च मिर्च है, मिर्च मिर्च कैसे है? तब तक मिर्च मिर्च नहीं है जब तक कि वो मिर्च जैसी ना हो जाए, उसमें तीखापन ना हो। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे भाई कैसा नमक दे दिया, इससे तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, यानी इसमें नमक तत्व का अभाव है। या यह चीनी कम मीठी है, तो चीनी को चीनी क्या बनाता है? उसकी मिठास। नमक को नमक क्या बनाता है? उसका नमकीन होने का तत्व। तो उसी तरह से सार तत्व क्या है? सार तत्व है अनिवार्य गुण या मूल प्रकृति। कहां से हम ले रहे हैं? दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से। यानी किसी वस्तु का अनिवार्य गुण या उसकी मूल प्रकृति उस वस्तु का सार तत्व कहलाता है। जॉन लॉक के अनुसार वस्तु की रचना का वह अज्ञेय अंश, अज्ञेय अंश का मतलब क्या है कि हम उसको आइडेंटिफाई पर से नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह है क्या। मैंने नमक में नमक क्या है, तो वो अज्ञेय है, गूंगे का गुण है। यह नहीं पकड़ में आ रहा कि ये मिठाई की मिठास क्या है, चीनी की मिठास क्या है, मिर्च का तीखापन क्या है, वह अज्ञेय है। तो किसी वस्तु की रचना का वह अज्ञेय गुण, मैंने असली बात क्या आ गई यहां पर? असली बात, मजेदार बात यह हो गई कि कुछ अज्ञेय अंश है, अज्ञेय गुण है जो उसे अन्य वस्तुओं से भिन्न बनाता है। कैसे बनाता है? गुण धर्मों का आधार हो जाता है और तब उसको अलग बना देता है। तो हमें यह बात समझ में आ रही है कि वस्तु की रचना, उसकी मूल प्रकृति का वह अज्ञेय गुण या अंश जो उसे अन्य वस्तुओं से भिन्न बनाने वाले गुण धर्मों का आधार होता है, यही वास्तविक सार तत्व कहलाता है। यही वास्तविक सार तत्व है। यानी सार तत्व क्या है? वह तत्व है जो किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग करता है और वो कैसा है? जो अज्ञेय है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है आखिर। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं सार तत्व। यानी हमें समझना होगा कि नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि यह मुख्य भाग, गुण, निचोड़ या आधारभूत सिद्धांत है जो किसी चीज को का मूल तत्व है। आइए देखें कि नीति शास्त्र का क्या गुणधर्म मूल तत्व है। ठीक वैसे ही जैसे आम का सार तत्व उसका रस होता है। आपने सुना होगा जीवन का सार क्या है। सभी पंथ अपने अपने ढंग से जीवन के सार को परिभाषित करते हैं। कोई कहता है कि जीवन का सार है मनुष्य की सेवा, कोई कहता है जीवन का सार है मोक्ष प्राप्ति,
तो ये तो बात हुई दोस्तों सार तत्व के बारे में। आइए देखें कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है। बहुत सारी बातें हैं। जाहिर है कि अब हम उन गुण या विशेषताओं की बात कर रहे हैं जो नीति शास्त्र का सार होगा। तो नीति शास्त्र के वो गुण या विशेषताएं जिनके अभाव में नीति शास्त्र नहीं रहेगा, यही हमारा सार तत्व होगा। तो नीति शास्त्र क्या बताता है? नीति शास्त्र बताता है कि मानवीय क्रियाकलाप कैसे हों, यानी ऐसे गुण या विशेषताएं जिनके अभाव में मानवीय क्रियाकलाप दिशाहीन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे करें। यही नीति शास्त्र का सार तत्व है। यही नीति शास्त्र का सार तत्व है। कहां? मानवीय क्रियाकलापों में। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व या मूल तत्व से आशय फिर से वही बात आ रही है, उन गुण या विशेषताओं से है जो मानव के क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के औचित्य को स्थापित करते हैं। क्यों चाहिए आखिर हमें नीति शास्त्र? नीति शास्त्र इसलिए चाहिए जिससे हम दिशाहीन न हो जाएं। नहीं तो हम दिशाहीन हो सकते हैं, और यही दिशाहीनता न होने पाए इसके लिए हमें कुछ चाहिए। जो चाहिए वो क्या है? वो है नीति शास्त्र। नैतिक निर्णय होने के लिए निर्णय को, ये जो नैतिकता है, इसके निर्णय को कुछ कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। कोई भी निर्णय नैतिक है कि नहीं है, तब तो हम कहेंगे ये नैतिक निर्णय है। तो इसको नैतिक होने के लिए कुछ कसौटियों के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। कुछ मानदंड होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ बातें होंगी जो ये बताएंगी कि ये नैतिक है या नहीं है। इसके अभाव में आचरण के नैतिक होने का प्रश्न नहीं उठ पाएगा। ये आवश्यक दशाएं ही कसौटियां हैं और मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के सार तत्व कहे जाएंगे। मनुष्य का आदर्श आचरण क्या हो? सवाल तो यही फंसा हुआ है, बात तो यही हम समझना चाह रहे हैं, और जिसको नीति शास्त्र हमारी मदद कर रहा है समझने में कि मनुष्य का आदर्श आचरण क्या होना चाहिए। यही नीति शास्त्र की पूरी विषय वस्तु है। मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह सापेक्ष होगा। यह भूमिका परिस्थिति के संदर्भ में किया जाएगा। सैनिक जब बॉर्डर पे होगा और गोली चलाएगा तो नैतिक, लेकिन यही सैनिक जब बॉर्डर पे नहीं है और तब गोली चलाना शुरू कर दे तो अनैतिक। भूमिकाएं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और इन्हीं भूमिकाओं और परिस्थितियों के बदले हुए स्वरूप में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आचरण उचित है और कौन सा आचरण उचित नहीं है। नीति शास्त्र किसके लिए है? समाज तथा दूसरों के हितों की रक्षा हेतु है। मैं बलवान हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं करने लगता हूं, तो फिर दूसरों की रक्षा कौन करेगा? दूसरों के हितों की रक्षा कौन करेगा? क्या सही है, क्या गलत है, ये जैसे ही तय होगा तो हम दूसरों के हितों की रक्षा की बात करने लगेंगे। और ये हमें कौन बताएगा? नीति शास्त्र बताएगा। इसी से मित्रों सर्वजन हिताय चरितार्थ हो पाएगा, अन्यथा सर्वजन हिताय चरितार्थ नहीं हो पाएगा। इसी की मदद से व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठकर समग्र को देख पाएगा और सामाजिक हित की बात हो पाएगी। मनुष्य सामाजिक हित की बात कर पाएगा। समाज क्या है? आइए पहले इसको समझें। फिर जब हमें मालूम हो गया कि ये तो सामाजिक हितों की बात है, तो पुनः हम समाज शास्त्र परिभाषा कोश की बात कर रहे हैं। अब समाज शास्त्र परिभाषा कोश बता रहा है कि सामाजिक संबंधों की संपूर्ण जटिल योजनाओं अथवा समस्त तंतुओं को समाज कहते हैं। समाज किसे कहते हैं? दो बातें हैं, कुछ जटिल योजनाएं हैं और उस पूरी संरचना के कुछ तंतु हैं। उन सभी तंतुओं को हम समाज
कहते हैं। व्यक्ति भिन्न भिन्न समाजों का हिस्सा होता है, यानी समाजों में भी वर्गीकरण हो गया। आप किस किस समाज के हिस्सा है? विद्यार्थी समुदाय, विद्यार्थी के समाज। आप अभिजात्य वर्ग के हैं, आप ग्रामीण समाज से हैं, आप शहरी समाज से हैं। अलग अलग वर्ग हमने इसमें बना रखे हैं। और अब देखिए, हमारे सामने एक नई बहुत बढ़िया बात आ गई कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। शिक्षकों के मूल्य अलग होंगे, चिकित्सकों के मूल्य अलग होंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्य अलग होंगे। ये अलग अलग समाज हो गया। हमारे समाज में कैसे किया जाता है? तो उन समाजों में किन सिद्धांतों को मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, माना जा रहा है, और उन्हीं सिद्धांतों के मूल्यांकन के आधार पर दिनचर्या, चर्या, आचरण, व्यवहार का मूल्यांकन किया जा रहा है। वहां उसकी नीति शास्त्र, उसका मूल्यांकन का आधार वही हो गया, उस समाज का मूल्यांकन का आधार हो गया। तो किसी समाज का अंग होने के कारण किसी व्यक्ति को कौन कौन से मूल्य अंगीकार करने होंगे? आप क्योंकि हमारे समाज में आ गए हैं, तो अब तो आपको ऐसे ही करना होगा। अब आप असामाजिक तत्व हो गए। ओह, तो वहां के मूल्य अलग हैं और उन्हीं मूल्यों को आपको मानना पड़ेगा। मैं जब शिक्षक हुआ तो मेरे गुरु आचार्य शिव प्रताप सिंह साहब ने मुझे बताया कि अरुण, अब तुम शिक्षक हो गए हो, अब तुम कहीं भी उठ बैठ नहीं सकते। मैंने अब तुम सड़क के किनारे बैठकर चाय पीना बंद कर दो। क्या मतलब क्या हुआ कि सड़क पर बैठकर, सड़क के किनारे चाय की दुकान पर बैठकर जो विद्यार्थी के रूप में हम चाय पी रहे थे या दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते थे, अब वह शिक्षक के समाज को स्वीकार्य नहीं है। और शिक्षक समाज के जो भी मूल्य होंगे उन्हें हमें अंगीकार करना होगा। और किसने निश्चित किया? इसको निश्चित किया शिक्षक समाज ने, या उस समाज ने जो कहता है कि शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, यह वह समाज निश्चित करता है। कौन सा समाज? जिस समाज का अंग आप हैं, जिस समाज का आप अंग हैं, वो समाज तय कर देता है कि आपको कौन कौन से मूल्यों का अनुपालन करना होगा। नीति शास्त्र, आचरण तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए सही विकल्प के चुनाव से संबंधित है। क्या कह रहा है नीति शास्त्र? नीति शास्त्र मित्रों ये कह रहा है कि हम सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप, जिस भी समाज का हिस्सा है उसके अनुरूप, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिन सिद्धांतों की बात हो रही है उन सिद्धांतों का अनुसरण करें। और जिन सिद्धांतों का अनुसरण हमें करना चाहिए उनका अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम समाज के मूल्यों के विरुद्ध जा रहे हैं। और यही हमें बता रहा है कि इस समाज के लिए सही क्या है और गलत क्या है। अब इसमें कुछ सार्वभौमिक मूल्य सम्मिलित होंगे। सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल। आप किसी भी समाज का हिस्सा हैं तो भी कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना जो आपके समाज में, दूसरे के समाज में और तीसरे समाज में, अन्य सभी समाजों में स्वीकार्य होंगी। तो वो सार्वभौमिक मूल्य क्या होंगे, इनको भी हमें समझना होगा। सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन भी हम नीति शास्त्र में करेंगे। कौन कौन से सार्वभौमिक मूल्य हो सकते हैं? जैसे कुछ सिद्धांत तो होंगे, कुछ मनुष्य के आवश्यक गुण होंगे। जैसे आप कहते हैं कि अरे भाई, मानव आदमी की तरह तो बात करो, मनुष्य की तरह बात करो। मानव के कुछ अधिकार होंगे, कुछ प्राकृतिक अधिकार होंगे। आप कहेंगे नहीं, ये मेरा नेचुरल राइट है, क्योंकि मैं मनुष्य की तरह पैदा हुआ हूं तो ये अधिकार मेरा है। जैसे अब बहुत सारी सरकारें अलग अलग अधिकारों को मनुष्य के मूल अधिकार की तरह से मानने लगी हैं। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार भी अब मूल अधिकारों में संविधान ने माना है। कुछ हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और कुछ कानूनों का पालन हमें करना पड़ता है। इसमें
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय और प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम जिस भी समाज का अंग होंगे वह समाज अपने समूह के सदस्यों को और बाकियों को भी कुछ सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा का आश्वासन देगा। तो जो भी हमें करना होगा, काहे के लिए करना होगा? जिससे सुरक्षा हो, स्वास्थ्य बना रहे। यह कैसे संभव हो पाएगा? जब प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा हम करेंगे। तो नीति शास्त्र में हम न केवल कुछ सिद्धांतों, मनुष्य के आवश्यक गुणों, मानवाधिकारों इत्यादि का अध्ययन करते हैं, बल्कि हम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपायों, प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा का भी अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र मूलतः मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों की बात कर रहा है। यह बात हम लोगों ने पिछले सेक्शन में पढ़ी थी। अनैच्छिक कर्मों की बात हम नहीं करते। तो ऐच्छिक कर्मों की बात कर रहा है, तो हम ऐच्छिक कर्मों की ही नैतिकता की बात करेंगे। और अब क्योंकि नीति शास्त्र में ऐच्छिक कर्मों की नैतिकता की बात हो रही है, तो फिर ऐच्छिक निर्णय को समझने के लिए मनुष्य से संबंधित 3 बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। कौन कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई? एक, व्यक्तित्व, दूसरा विवेक, और तीसरा संकल्प या चुनाव की स्वतंत्रता। आइए देखें एक एक। ये व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य है किसी मनुष्य के किसी ऐसे पहलू से जो उसको मनुष्य बना रहा है। कैसे किसी को हम कह दें कि ये मनुष्य है? मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य को मनुष्य जैसा माना जाने के लिए हमें क्या समझना चाहिए? ये हमारा व्यक्तित्व है। आइए देखें कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व किसी भी मनुष्य के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक विशिष्ट तरीका है। एक बात। दूसरी बात, मूड, दृष्टिकोण और राय इसमें सम्मिलित होंगे। आपका व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व, हम सब का व्यक्तित्व लोगों से बातचीत में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। इसमें कुछ बातें इनबॉर्न हैं, जन्मजात हैं। ये तो हो ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप पैदा ही ऐसे हुए। और कुछ अर्जित हैं जो आपने सीखी। अर्जित है और जन्मजात है, दोनों तरह की व्यावहारिक विशेषताएं सम्मिलित हैं जो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। यानी यह सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका है। इसमें मूड, दृष्टिकोण और राय सम्मिलित है और यह बातचीत में स्पष्ट व्यक्त हो जाता है। आपके सोचने में, बातचीत में, व्यवहार में दिखने लगता है। और ये जन्मजात या अर्जित दोनों हो सकता है। यह व्यक्तित्व लोगों के पर्यावरण, परिवेश और सामाजिक समूह के साथ संबंधों में भी देखा जा सकता है। पर्यावरण, परिवेश और सामाजिक समूह के संबंधों में भी देखा जा सकता है। आप जब मित्रों के साथ होते हैं तो कैसा व्यक्तित्व आपका होता है? जब आप अपने परिवार में होते हैं तो आपका कैसा व्यक्तित्व होता है? और जब आप अपना कोई पेशा कर रहे होते हैं तो आपका व्यक्तित्व कैसे होता है? जैसे आप डॉक्टर से बात करते हैं तो अक्सर आपको लगता है कि अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं। या अध्यापक से बात करते हैं तो उसकी एक आदर्श छवि आपके मन में अंकित रहती है और आप उसको वैसे ही देखते हैं। लेकिन यही व्यक्ति जब अपने मित्रों के साथ होता है, ओहो, इसका तो व्यक्तित्व ही बदल जाता है। तो यह है व्यक्तित्व। ज्ञान एवं चेतना से युक्त कर्म करने की शक्ति तो केवल मनुष्य में है और यही व्यक्तित्व का लक्षण है। हम समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। जैसे जैसे हम व्यवहार करते हैं वैसा वैसा हमारा व्यक्तित्व होता जाता है। जो पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है वो यही है। आप कहते हैं कि वो आदमी बहुत गड़बड़ है, यानी उसको जल्दी गुस्सा आता है, नाराज होने लगता है,
चिल्लाने लगता है या तोड़फोड़ करने लगता है या निराश हो जाता है, उत्साह से परिपूर्ण कोई एक व्यक्तित्व होता है, तो आप कहते हैं भाई इसका तो पर्सोना ही बहुत गजब का है। आते ही वातावरण में ऊर्जा का संचार हो जाता है। यह है व्यक्तित्व। यह व्यक्तित्व ही नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक निर्णयों का विषय क्षेत्र है। कॉलवुड के शब्दों में व्यक्तित्व ही नैतिकता का आधार है। जो व्यक्तित्व है उससे ही हम नैतिकता निकालते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति एवं व्यक्तित्व नीति शास्त्र के सात तत्व के केंद्र बिंदु हैं। ये जो भी करेगा व्यक्ति वो उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा, और यह व्यक्ति जो करेगा, जो इसका व्यक्तित्व होगा, वो कैसा होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, यही सारा नीति शास्त्र का केंद्र बिंदु है। और यह व्यक्ति काहे से काम करेगा? यह करेगा मित्रों विवेकपूर्ण कार्य। यह करेगा विवेकपूर्ण कार्य। तो फिर व्यक्ति है और विवेक है। अब ये विवेक क्या है? विवेक वो नहीं है जो आपके मित्र का नाम है। ये विवेक क्या है? व्यक्ति की विशेषता विवेक है। कितना समझदार है, विवेक उसके अंदर कितना है। यानी आइए इसको समझें कि विवेक क्या है। तो थॉमस एक्विनास के अनुसार किसी भी क्रियाकलाप के मानवीय होने के लिए ज्ञान अथवा विवेक का होना अपरिहार्य है। जब भी हम ये देखें कि ये जो एक्शन था ये ह्यूमन था कि नहीं था, तो फिर वहां तभी पता चल पाएगा जब हमारे पास कुछ विवेक हो, कुछ ज्ञान हो। विवेक के द्वारा ही मनुष्य ऐच्छिक कर्म करता है। अगर उसके पास विवेक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, तो उसका कर्म ऐच्छिक हो ही नहीं सकता। यही तो हमें पशुओं से फर्क बना रहा है, भिन्न बना रहा है। मनुष्य का कर्म कब ऐच्छिक होगा? जब उसके पास विवेक होगा। यही पाश्विक कर्म और मनुष्य के कर्म का अंतर हो जा रहा है। मानवीय कर्म एवं पाश्विक कर्म में भिन्नता विवेक के कारण ही होती है। नीति शास्त्र में इसीलिए हम छोटे बच्चों, पागल या मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के कर्मों का नैतिक निर्णय नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इनमें किसी चीज का अभाव है। क्या अभाव है? विवेक का अभाव है। तो कोई व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, और उसमें विवेक है। और जब विवेक होगा तभी हम उसको नीति शास्त्र का सार, नीति शास्त्र में अध्ययन का विषय मानेंगे, नीति शास्त्र उसकी चर्चा करेगा, और तब ये नीति शास्त्र के एसेंस के रूप में हमारे सामने आ रहा है। यानी विवेक शक्ति से युक्त मानवीय कर्म का ही नैतिक निर्णय किया जाता है। इस तरह से विवेक नीति शास्त्र का एक प्रमुख सार तत्व है। व्यक्तित्व केंद्र बिंदु है। उस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द जो बातें घूम रही हैं उनमें से एक बात हो गई विवेक। ओके, तो अब विवेक हुआ तो कब तक विवेक काम करेगा? जब तक चुनाव की स्वतंत्रता रहेगी, संकल्प की स्वतंत्रता रहेगी। बिना किसी भय या बाह्य दबाव के किसी कार्य को करने अथवा न करने का निर्णय, मैं कोई निर्णय ले रहा हूं, किसी कार्य को करने अथवा न करने का निर्णय। फिर यहीं पे बात नहीं रुक गई, बात इसके आगे भी गई। उस निर्णय को क्रियान्वित करने की शक्ति ही संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है। मुझे चुनाव करने की आजादी है। क्या चुनाव करने की आजादी है? कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और जब मैंने चुन लिया तो उसको एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना भी मेरे अधिकार में है। मैं चाहूं तो करता हूं, चाहूं तो नहीं करता। नीति शास्त्र में संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त ऐच्छिक कर्मों का, देखिए अब चुनाव है, संकल्प की स्वतंत्रता है मेरे पास। कौन से कर्म के बारे में? जो मेरा ऐच्छिक है, इन्हीं के बारे में हम नैतिकता की बात निरंतर कर रहे हैं। इन्हीं का नैतिक निर्णय लिया जाता है। इसी को हम नीति शास्त्र का सार तत्व समझ पा रहे हैं। अगर ऐच्छिक नहीं है तो सार तत्व में नहीं आ रहा। अगर मैं क्रियान्वयन
का अधिकारी नहीं हूं, क्रियान्वयन का की स्वतंत्रता मेरे पास नहीं है, तो भी नहीं आ रहा है। तो ये क्रियान्वयन, संकल्प की सामर्थ्यता और चुनाव सब एक ही चीज होती जा रही है। संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कुछ बातें आवश्यक हो जा रही हैं। कौन कौन सी? एक, सामर्थ्य, मैं कर भी सकता था कि नहीं। वे कर्म जिन्हें करने का सामर्थ्य व्यक्ति में विद्यमान है, वही कर्म संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त ऐच्छिक कर्म होगा। एबिलिटी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, कर नहीं सकता, तो फिर काहे का चुनाव, फिर काहे की ऐच्छिक स्वतंत्रता, फिर कहां क्रियान्वयन की स्वतंत्रता। प्लस दूसरा, विकल्प की उपलब्धता, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर यहां संकल्प की स्वतंत्रता नहीं रह गई। संकल्प की स्वतंत्रता की एक और शर्त, दूसरी शर्त, विकल्पों की उपलब्धता है। मेरे पास ताकत हो, मेरे पास ऑप्शंस हो। यदि कोई कर्म ऐच्छिक है तो कब उसको ऐच्छिक माना जाए? जब हमें विकल्प मिले और हम उनमें से किसी एक को चुन लें। अगर मेरे पास विकल्प नहीं है, किसी ने मुझे बंदूक की नोक पर कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास विकल्प नहीं है और तब यह कर्म ऐच्छिक नहीं माना जाएगा। जब उस कर्म के स्थान पर अन्य कर्म करने का विकल्प उपलब्ध हो तभी हम ऐच्छिक कहेंगे, अन्यथा हम ऐच्छिक नहीं कह सकते। तो यह बात भी इंपॉर्टेंट है। और फिर मुझे समझ में तो आया हो क्या रहा है। ज्ञान एवं उद्देश्य, संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त ऐच्छिक कर्म होने के लिए जो तीसरी अनिवार्य शर्त है वह है कि मेरी समझ हो और मुझे ऑब्जेक्टिव पता रहे। ज्ञान और उद्देश्य, जब किसी व्यक्ति को उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोच समझकर पूर्ण बोध के साथ कोई काम करने की इजाजत है, तब हम कर्म की संकल्पता, कर्म के संकल्प की स्वतंत्रता मानते हैं, तब इसे हम संकल्प की स्वतंत्रता मानेंगे, अन्यथा हम इसे संकल्प की स्वतंत्रता नहीं मानेंगे। यानी तीन बातें हो गई। ये तीनों बातें जब होंगी तभी हम कर्म संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त माना जाएगा, अन्यथा यह नहीं माना जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। क्या क्या बातें हुई हमारे पास? एक, हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए, दूसरा हमारे पास विकल्प होने चाहिए, और तीसरा हमें नॉलेज हो, ज्ञान हो और उद्देश्य पता हो। जब ये तीनों बातें होंगी तभी हम कहेंगे कि यह नीति शास्त्र के अध्ययन का विषय है। यानी निष्कर्षतः संकल्प की स्वतंत्रता भी नीति शास्त्र का प्रमुख सार तत्व है। इतनी बातें हुई दोस्तों 1.2 की। अब 1.3 की चर्चा हम आगे करते हैं।